हमारे नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम फिट फाट होंगे, बढ़िया होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे। इस क्लास में हमने कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को देखना है कि कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम अल्केन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। इनसे पिछले लेक्चर्स में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ ही रहे थे, तो हमने सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से हम अल्केन कैसे तैयार कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फिर तीसरा मेथड हमने स्टार्ट किया था कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड। पहला मेथड हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि बाय यूजिंग सोडा लाइम। हम लोग जानते हैं कि सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आप कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, उसे NaOH के साथ रिएक्ट करके उसका सॉल्ट बनाते हो, फिर उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो आपको अल्केन मिल जाता है। ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एक और बढ़िया मेथड हमारे पास है, वो है कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, बाय कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अक्सर आपके बोर्ड के पेपर्स में देखने के लिए मिलता है। तो कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ना सिर्फ हम अल्केन तैयार कर सकते हैं बल्कि अल्कीन और अल्काइंस भी तैयार कर सकते हैं। जब अल्कीन्स और अल्काइंस का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को दोबारा देखेंगे। ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम अल्केन्स को तैयार करने के लिए कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को देख रहे हैं। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है कि कोई कोई भी आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेना है। सोडियम सॉल्ट लो या पोटेशियम सॉल्ट लो, आपकी मर्ज़ी है। पिछले में हमने क्या किया था कि रिस्ट्रिक्शन थी कि सोडियम सॉल्ट ही इस्तेमाल करो, लेकिन इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट जो दिल करे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में कुछ टर्म से भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या होती है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। जिन दोस्तों ने पिछले लेक्चर पढ़ा है उनको मालूम होगा कि ये सब क्या होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली दफ़ा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि डी कार्बोक्सिलेशन, ये लफ्ज़ डी ई जो लिखा हुआ है, ये जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल। जैसे कि डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन की रिमूवल। यहाँ पे है डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। तो अभी हम ये कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जब करवाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। तो हम इसी वजह से इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करवाई जा रही है। ठीक है। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स किन्हें बोलते हैं? पहले तो ये समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स किनको बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कम से कम एक COOH ग्रुप मौजूद हो। आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कम से कम एक COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो, उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इधर लिखा हुआ है लफ्ज़ मोनो का मतलब होता है वन। तो हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिफाइन करते हैं कि दैट कंटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, दिस इज़ COOH ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप जिन कंपाउंड्स में भी होगा उनको हम बोलेंगे कि दैट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर ये ग्रुप एक दफ़ा होगा तो हम बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, दो दफ़ा होगा तो हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सो ऑन। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं जिनमें ये ग्रुप एक दफ़ा होगा, तो इसीलिए इधर हमने लिखा है मोनोकार्बोक्सिलिक। बात क्लियर है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें सिंगल COOH ग्रुप हो, यानी एक COOH ग्रुप मौजूद हो। ओके, बात क्लियर है? तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हेडिंग लगाइए कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कूल्ब्स जो है ये बेसिकली साइंटिस्ट का नेम था। साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम रखा गया है रिएक्शन का। तो मेथड का नाम साइंटिस्ट के नेम पर है। और ये साइंटिस्ट इस वजह से भी मशहूर है कि इसने 1845 में एसिटिक एसिड तैयार किया।
और एसिटिक एसिड को ये एजाज़ हासिल है कि लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाला दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड है। आप लोग जानते हो कि CH3COOH इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो इस साइंटिस्ट ने 1845 में लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड तैयार किया। ठीक हो गया। तो इस वजह से भी ये साइंटिस्ट बहुत फेमस है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तैयार हुआ था लेबॉर्ट्री में वो आप सभी लोग जानते हैं कि यूरिया था। ठीक है, यूरिया तैयार किया गया। लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया दैट वाज एसिटिक एसिड। ठीक हो गया। और वो कूल्ब ने तैयार किया था। ठीक हो गया। और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, लेकिन फिर भी इधर मैं थोड़ा सा उसका आपको हिंट दे दूंगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब आप सोडियम मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो, जब आप सोडियम मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो यानी 2Na + Cl2, तो आपको मिलता है 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब अगर आपने सोडियम क्लोराइड को वापस सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में उनका रिएक्शन करवाते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आपको वाटर मिलता है। अगर आपको वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनानी है तो आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए उसको वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किसी भी कंपाउंड्स को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, यानी जिन कंपोनेंट्स से वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस बना है, ठीक है, उस कंपाउंड को वापस उन कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस जहाँ भी है वर्ड उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन या ब्रेकेज, तोड़ना। ठीक है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किसी भी सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे पर चलता है सारा प्रोसेस। ठीक हो गया। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द केमिकल डीकम्पोजिशन, इट इज़ द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस into its components when electric current is passed through its ionized form। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो आप क्या करोगे कि NaCl को पहले पानी में डालोगे। ठीक है, दो काम कर सकते हो, या तो उसे पानी में डाल लो या 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके उसे मेल्ट कर लो। दो काम कर लो, या तो उसे पानी में डाल लो, पानी में डालने से आयोनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, या उसको 800 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट कर लो तो उसका नतीजा क्या होगा कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मोल्टन स्टेट में आकर अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ, Na पॉजिटिव कैटाइन है, कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, Cl नेगेटिव एनाइन है, एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, Na पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके Na मेटल बन जाएगा, सोडियम मेटल, और Cl नेगेटिव जो है वो एनोड पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन देगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम मेथड हमने इधर इस्तेमाल करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा पेचीदा मेथड नहीं है, आप लोग बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो जब ये आई लिखने के लिए तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि जब भी हम किसी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो एक अल्केन हमें मिल जाता है। ठीक हो गया। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, उसको NaOH या KOH के साथ आप रिएक्ट कर दो तो आपको सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट क्या दोगे कि व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट
of monocarboxylic acid is electrolyzed and alkane is produced। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो अल्केन बनता है। क्या बनता है? अल्केन बनता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की सोल्यूशन फॉर्म में। मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवानी है तो सबसे पहले उस सब्सटेंस को आयोनाइज करना है, यानी उसका सोल्यूशन बना लो या उसको मेल्ट कर लो अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। तो ये तो रही कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस की जो है आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें कूल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की कि ये किस किस्म के अल्कीन्स बनाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, तो फिर बाकायदा इस मेथड का आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स कैसे होते हैं? जिनमें 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 12 कार्बन हो, यानी इवन नंबर वाले कार्बन हो। इवन नंबर आप जानते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर वाले कार्बन रखने वाले अल्केन्स जो हैं वो इस मेथड से आप तैयार नहीं कर सकते। आई रिपीट, ये जो मेथड है सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए हम सूटेबल है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स वो हैं जिनमें 2 कार्बन हैं, 4, 6, 8 कार्बन हैं। ठीक है, ऑड नंबर वाले कार्बन्स रखने वाले अल्केन्स के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। उन अल्केन्स को हम इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन, ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। इसका आप फार्मूला देख सकते हो H3C सिंगल बॉन्ड CH3। सिमेट्रिकल का मतलब कि जब इसको यहाँ दरमियान से तोड़ें, यानी ये ऐसे तोड़ दिया, तो इधर वाला पोर्शन लेफ़्ट वाला और राइट वाला पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये वाली साइड है उस तरह से ये वाली साइड हो। ठीक हो गया। तो इनको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। इसी तरह ब्यूटेन 4 कार्बन वाला अल्केन है, उसका फार्मूला हम लिखते हैं H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखिए मैं इसको यहाँ मिड से तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है एक सिमेट्रिकल अल्केन हुआ। अगर मैं बात करूँ प्रोपेन की, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया। तो ये आपका सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। ठीक है, ये नॉन सिमेट्रिकल अल्केन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1, 2 और ये 3। तो आप इसको यहाँ से तोड़ोगे, क्या इधर से तोड़ोगे तो इस साइड पर 1 कार्बन होगा, इस साइड पर 2। ठीक है, तो सिमेट्री तो नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ोगे तो इस साइड पर 1 और इस साइड पर 2, फिर भी सिमेट्री नहीं है। लेकिन जब आप इथेन को देखते हो कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये सिमेट्री है बिल्कुल। यहाँ भी 2 है ब्यूटेन में, इधर भी 2 हैं, तो यहाँ पर भी सिमेट्री है। लेकिन प्रोपेन के केस में, 3 कार्बन के केस में सिमेट्री नहीं है। इसी तरह 5 कार्बन के केस में भी सिमेट्री नहीं होगी। तो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स को ज़्यादा बेटर तौर पर इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो R सिंगल बॉन्ड R के केस में हो, यानी कि जब इनको तोड़ा जाए तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम हो। ठीक है, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेम हो। R सिंगल बॉन्ड R, यानी 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं और जब उन 2 अल्काइल ग्रुप्स को अलग-अलग किया गया तो इधर वाला अल्काइल ग्रुप और इधर वाला अल्काइल ग्रुप क्या था? सेम था। ठीक है, तो ऐसे अल्केन्स को हम बोलते हैं कि दीज आर सिमेट्रिकल अल्केन्स, इनमें सिमेट्री है। ठीक है, और एक और बात इस मेथड के हवाले से कि मीथेन को हम इस मेथड के ज़रिए से तैयार नहीं कर सकते। मीथेन को हम इस मेथड के ज़रिए से तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं आगे चल के दूंगा।
थोड़ी सी बात मैं इस हवाले से कर भी लेता हूँ कि मैंने आपको कहा कि हम इवन नंबर वाले अल्कीन्स को इस मेथड से तैयार कर सकते हैं। मीथेन के अंदर क्या है कि एक कार्बन है CH4, ठीक है, तो एक कार्बन वाले अल्कीन को भी हम इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते। हम लिखते हैं कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और ये जो लाइन मैंने लिखी है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपने मीथेन को चूज़ करके बबल फिल कर देना है। ठीक हो गया। तो एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का जर्नल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं। चलो लेट सपोज हम पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं, 2 मोल लेंगे, 2 मोल RCOO ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर के की जगह हम Na भी ले सकते थे। इस सॉल्ट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये सॉल्ट है। सॉल्ट की निशानी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इकट्ठे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको आप 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, 2H2O। ठीक है, रिएक्ट करवाने से आपको जो है अल्केन मिलेगा। ठीक है, उसके साथ आपको साइड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे वाटर के अंदर। पहले आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दोगे। तो होगा क्या कि इधर से ये COO यानी ये CO2 बन के निकल जाएगा, कुछ ऐसे, ये COO CO2 बनकर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2R है। क्या है? 2R, यहाँ पर 2R हैं। ठीक है, तो ये बन जाएंगे R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एक सिमेट्रिकल अल्केन है। तो यहाँ से अगर इसको दरमियान से तोड़ें तो इधर ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि 2CO2 बना, ये COO CO2 में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ भी 2 था तो यहाँ भी हमने 2 लगाया। ओके, सेम फिर आपको यहाँ से एक सिमेट्रिकल अल्केन मिल गया। ठीक है, अगर इधर यहाँ पर, अब आप इधर फोकस करें वाटर पर। वाटर पर क्या होगा कि ये 2H और 2OH में टूट जाएगा, ये 2H और 2OH में टूट जाएगा। ये जो 2H हैं, ठीक है, ये आपस में H सिंगल बॉन्ड H के ज़रिए जुड़ जाएंगे, H सिंगल बॉन्ड H के ज़रिए जुड़ जाएंगे और H2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2OH भी निकलेंगे, 2OH। ठीक है, ये 2OH जो हैं ये इस 2 पोटेशियम के साथ, यहाँ पर 2 है ना तो इधर भी 2 पोटेशियम होंगे, 2K के साथ ये 2OH जुड़ जाएंगे और 2KOH बना देंगे, 2KOH बना देंगे। तो आपने देखा कि जब हमने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर सोल्यूशन बना के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो हमें एक सिमेट्रिकल अल्केन मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिले और हाइड्रोजन गैस मिली। तो हम बनाना ये चाह रहे थे ये, लेकिन उसके साथ ये भी मिला, ये भी मिला और हाइड्रोजन भी हमें मिली। तो ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल स्केल पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम बाय प्रोडक्ट्स को जनरली हम कोशिश करते हैं कि ऐसे रिएक्शन करवाएं जिनमें बाय प्रोडक्ट्स कम से कम बने, लेकिन इधर 3 बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बात जो आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर पोटेशियम लिया, अब सोडियम लेकर के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लिखता हूँ 2RCOONA प्लस H2O से आप इसके अंदर आयोनाइज करवाइए। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी और ये R और ये 2R हैं, ये R सिंगल बॉन्ड R बन जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R बन जाएंगे। यहाँ से ये CO2 निकलेगा, CO2 प्लस 2CO2। ठीक है, यहाँ से H2 निकलेगा, वाटर जब ब्रेक होगा, प्लस H2 और 2OH भी निकलेंगे जो इस 2Na से मिल करके 2NaOH बना देंगे, 2NaOH।
तो यहाँ भी आप देख सकते हो सिमेट्रिकल अल्केन है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है और साथ NaOH हमें मिला है। ठीक हो गया। तो इस रिएक्शन के हम मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो उनमें जनरली मैकेनिज़म्स होते हैं, यानी एक रिएक्शन काफ़ी सारे स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जिसे हम रिएक्शन का मैकेनिज़्म बोला करते हैं। तो कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का मैकेनिज़्म ज़रा देख लें। ठीक है, आसान सा मैकेनिज़्म है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। मैकेनिज़्म की हेडिंग लगाएं। तो हम कोई पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, चलो एसिटिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड KO। ठीक है, इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर और पॉजिटिव पोटेशियम पर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस हमने करवानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने के मैंने बताया दो तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि आप इसको वाटर के अंदर ऐड कर दो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। दूसरा मेथड कि आप इसको हीट करो, इतना हीट करो कि ये मोल्टन फॉर्म में आ जाए। तो पानी में डालना एक अच्छी ऑप्शन है, हमारे पास सस्ती ऑप्शन है, तो हम वो चूज़ करते हैं। रिवर्सिबल एरो लगाएंगे, ये आयोनाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा ये नेगेटिव पोर्शन अलग हो जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये पॉजिटिव अलग हो जाएगा प्लस K पॉजिटिव। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल ये बना है और 1 मोल ये बना है। अगर 2 मोल होते तो 2 मोल ये बनता, तो ये भी 2 मोल बनता। ठीक है, तो अब होगा क्या, आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले को हम एनाइन बोलते हैं, और एनाइन इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड की तरफ मूव करते हैं, और के पॉजिटिव कैटाइन है तो ये डेफिनेटली कैथोड की तरफ मूव करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस एसीटेट आयन के साथ क्या बनेगी। ठीक है, इसको एसीटेट आयन बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे पोटेशियम आयन, जबकि ये पोटेशियम एसीटेट है। ये जो सॉल्ट हमने लिया है ये पोटेशियम एसीटेट है। इसको पानी के अंदर डाला, एसीटेट आयन बना और पोटेशियम आयन बना। एसीटेट आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं एट एनोड। ठीक है, एनोड के ऊपर एसीटेट आयन जाएगा। ठीक है, हम 2 मोल ले लेते हैं एसीटेट आयन के, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो हमने 2 मोल एसीटेट आयन के ले लिए, ये एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड पर जाते ही, आप लोग जानते हो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एनोड पर जाते ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर जाते ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये एनोड पर जा कर के अपनी इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो 2H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इसके ऊपर डॉट। ठीक है, डॉट लगाने का मतलब कि एसीटेट आयन से ये अब एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया है और साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 एसीटेट आयन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एसीटेट आयन ने लूज़ किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एसीटेट आयन ने लूज़ किया, जिसकी वजह से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, और ये एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, ये ऑक्सीजन आप देख सकते हो। ठीक है, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करो कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नहीं है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को भूल जाओ, मैंने इस पर फिंगर रख दी है। अच्छा, अब आप देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, मेरा सवाल। आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस टाइम ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो आपका आंसर यकीनन यही होगा कि इस टाइम ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इस टाइम 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने अपनी, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज ना हो तो इस टाइम, जैसे कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन जा कर के लूज़ कर दिया, इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, तो नेगेटिव चार्ज ख़त्म होने के बाद इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन।
और हम जानते हैं कि 7 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये एक एसीटेट आयन से एसीटेट फ्री रेडिकल बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एसीटेट फ्री रेडिकल टूटेगा, ये एसीटेट फ्री रेडिकल टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, देखो 2H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को हम जनरली ये डॉट का सिंबल लगा करके शो करते हैं। ये डॉट इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, फ्री रेडिकल का सिंबल होता है ये डॉट। तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है टूटेगा। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा। देखिए ज़रा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चला गया। ठीक हो गया। और अब इस वाले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, वो कार्बन अपने पास नहीं रखेगा, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा। वो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यानी अपना इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में दे देगा। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, जिसके नतीजा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि CO2 बन जाएगी, 2CO2, क्योंकि यहाँ पे 2 एसीटेट फ्री रेडिकल थे तो इधर 2CO2 बनेगी। और यहाँ से ये H3C भी अलहदा हो जाएगा कार्बन से। ठीक है, यानी 2H3C बन जाएगा प्लस 2H3C। ठीक है, और ये H3C मिथाइल फ्री रेडिकल है। H3C क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब तक कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ था तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था। लेकिन जैसे ही ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया हुआ था उसके पास वापस आ गया तो कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी, और नंबर इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी को हम फ्री रेडिकल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल हैं। तो होगा क्या कि ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल H3C प्लस H3C अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा, यानी शेयरिंग हो जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, कुछ ऐसे। ठीक हो गया। तो ये आपस में मिल जाएंगे, इनका बॉन्ड बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये आपस में मिल करके क्या बन जाएंगे, इथेन, यानी 2 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा। ओके, तो ये थे एनोड के रिएक्शन। हुआ क्या कि एसीटेट आयन एनोड की तरफ आया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। एसीटेट फ्री रेडिकल से क्या हुआ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल अलग हुए और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक है, इन दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल ने सोचा कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही अनस्टेबल हैं, तो क्यों ना हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, आपस में ही रिएक्शन कर जाएं। तो इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और इथेन बन गया। और आप ये बात देख सकते हो कि इथेन क्या है, एक सिमेट्रिकल अल्केन है। क्या है, एक सिमेट्रिकल अल्केन है। ओके, इस बात को, इस एक्सपीरियंस को आपने याद रखना है। मज़ीद अब आगे क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन और OH निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी कैसे। कैथोड, एट कैथोड हेडिंग लगाओ। ठीक है, होगा क्या कि 2H2O रिएक्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले कि ये H2O ब्रेक करेंगे। ठीक है, H में 2H पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में ब्रेक करेंगे, 2H पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में। ये जो 2H पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ज़्यादा बेटर तौर पे अगर आप देखो इसको कि ये 2H थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक H ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो H न्यूट्रल हो गया, दूसरे H ने
एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो भी H न्यूट्रल हो गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ये आपस में बॉन्ड बन गया। ठीक हो गया। तो ये हाइड्रोजन गैस ऐसे ही इवॉल्व होती है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। तो 2H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके H2 गैस बनी और साथ 2OH नेगेटिव रिलीज़ हो गए। ठीक हो गया। अब ये 2OH नेगेटिव, ठीक है, ये 2OH नेगेटिव कैथोड पर आने वाले 2 पोटेशियम आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे और 2KOH बना देंगे। 2OH नेगेटिव 2K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन करके बनाएंगे 2KOH यानी 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपके रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, एसीटेट यानी पोटेशियम एसीटेट का कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ पर अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये सारा लिखने के बाद ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखते। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ओवरऑल रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये भी एक किस्म की इलेक्ट्रोलिसिस ही थी। तो 9th में आपने पढ़ी इलेक्ट्रोलिसिस, 10th में पढ़ी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखा करते थे। तो यहाँ भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है। तो इधर मैं ओवरऑल रिएक्शन की हेडिंग लगा देता हूँ। हमने क्या किया था कि 2H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH OK सॉरी, ठीक है, हमने ये लिया था, सॉल्ट लिया था, एसिटिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट लिया था। इसको 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। ठीक है। जिसके नतीजे में हमें एक इथेन मिला, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि एक सिमेट्रिकल अल्केन है। ठीक है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई थी, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 रिमूव हुई। ठीक है। साथ H2O बना, H2 बना और 2KOH बना, साथ H2 बना और 2KOH बना, 2KOH। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपका सम अप हो गया कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है। इतनी बातें आप लिख दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमेशा की तरह बोर्ड में आए हुए हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथेनोइक एसिड, हाउ यू कैन प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथेनोइक एसिड। तो मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड को ही हम इथेनोइक एसिड भी बोला करते हैं, एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी बोला करते हैं। तो आपने क्या करना है, एसिटिक एसिड को KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्ट करवा के उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाना है, फिर उसकी आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवा देनी है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवा करके दिखा देना है उसे, और एंड में आप कहोगे कि भाई ये देखो ये इथेन हमने बना लिया फ्रॉम इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इसको आप पल्ले से बांध लीजिए, बुक पर नोट कर लीजिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट MCQ इस टॉपिक के हवाले से जो पूछा करता है बोर्ड में, वो ये है कि आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है। तो ऑप्शन ए पर आपको देगा मीथेन, ऑप्शन बी पर आपको देगा इथेन, ऑप्शन सी पर आपको देगा ब्यूटेन, ऑप्शन डी पर आपको देगा नन ऑफ दीज। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम मीथेन को इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है। तो मीथेन को आपने चूज़ करके बबल फिल कर देना है, टिक नहीं करना, सर्कल नहीं करना, क्योंकि आपको नंबर फिल करने के मिलेंगे। ओके। तो ये तो हमने रिएक्शंस देखे थे अभी इसके कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के। तो रिएक्शंस लिखने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है। 3-4 पॉइंट्स में आप ज़रा इसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो मैं आपको थ्योरी यहाँ पर समराइज़ करवा देता हूँ कि आप किस तरह से थ्योरी थोड़ी सी लिख देंगे। 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पहला पॉइंट आप लिखोगे कि जब हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है। एसिटिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, एसीटेट आयन एनोड की तरफ मूव कर जाता है, पहला स्टेप। ठीक है, कि एसीटेट आयन एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो हम लिखते हैं कि व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एसीटेट आयन माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। ठीक है। तो एसीटेट और एनोड को आपने हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है।
ताकि पता चल जाए कि बच्चे को पता है कि एसीटेट आयन एनोड की तरफ ही मूव करते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि एसीटेट आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एसीटेट फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, एसीटेट आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और एसीटेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया था। तो हम लिखते हैं कि देयर इट गिव्स एसीटेट फ्री रेडिकल, देयर इट गिव्स एसीटेट फ्री रेडिकल। ठीक है, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया था। फिर हमने देखा था कि एसीटेट फ्री रेडिकल ने डीकम्पोज होकर मिथाइल फ्री रेडिकल दिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की थी। ठीक है, एसीटेट फ्री रेडिकल डीकम्पोज हुआ था जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिथाइल फ्री रेडिकल बने थे। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिख देना है कि इट डिकम्पोजेज टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल और एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक हो गया। जब ये बन गए थे तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि दो मिथाइल फ्री रेडिकल थे, मिथाइल फ्री रेडिकल दो थे, तो वो दोनों आपस में कंबाइन होकर इथेन बना दिया था उन्होंने। तो इधर आप लिख सकते हो कि टू मिथाइल रेडिकल्स कंबाइन टू गिव इथेन। ठीक है, उन्होंने आपस में मिल करके इथेन दे दिया था। ठीक हो गया। तो होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी हमने पोटेशियम सॉल्ट से बात की थी, अब हम ज़रा सोडियम सॉल्ट की भी थोड़ी कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट हो तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट लिया था। अब मैं 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और Na। ठीक है, यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप इसकी आयोनाइजेशन करवाओगे। सबसे पहले इसकी आयोनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O की मौजूदगी में, यानी आप इसको H2O के अंदर हल कर दोगे तो ये नेगेटिव पोर्शन अलग हो जाएगा और Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा। नेगेटिव आयन अलग हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, यानी सोडियम आयन अलग हो जाएगा Na पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव आयन बना है ये प्रोपियोनेट आयन है। ठीक है, दिस इज़ प्रोपियोनेट आयन। और ये जो हमने सॉल्ट लिया है दिस इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड या सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, ये जो है सॉल्ट ये सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड है, या मैं इसको कह सकता हूँ कि दिस इज़ सोडियम प्रोपियोनेट। तो ये जो बनने वाला आयन है ये प्रोपियोनेट आयन है। ठीक है, और ये सोडियम आयन है। तो सेम प्रोसीजर चलेगा कि ये प्रोपियोनेट आयन जो है एनोड की तरफ मूव करेगा। मैकेनिज़्म देखते हैं। ठीक है, दिस इज़ प्रोपियोनेट आयन और मैकेनिज़्म देखते हैं। प्रोपियोनेट आयन एनोड की तरफ मूव करेगा एट एनोड। एनोड पे क्या साजिश होगी वो हम देखते हैं। प्रोपियोनेट आयन इधर मूव कर जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ प्रोपियोनेट आयन। ठीक है, प्रोपियोनेट आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट, यानी कि प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल बन गया। ठीक हो गया, और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेता तो ये भी 2 टाइम्स बनता और इलेक्ट्रॉन भी कितने रिलीज़ होते, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते। तो प्रोपियोनेट आयन को मैं 2 दफ़ा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल भी 2 टाइम्स बनेगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि ये प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल जो है ये डीकम्पोज होगा। प्रोपियोनेट फ्री रेडिकल डीकम्पोज होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास चला गया। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के बजाय ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है ताकि ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ था इसकी कमी पूरी हो जाए और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दे देता है, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। तो नतीजे में क्या बनता है, पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड बन करके अलहदा हो जाती है, विल गिव अस 2CO2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल हैं तो यहाँ पर भी 2CO2 बना
और ये H3C सिंगल बॉन्ड CH2 अलग हो जाता है, प्लस H3C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 टाइम्स हैं तो ये भी 2 दफ़ा बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे H3C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। तो अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, तो आपने प्रोपियोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है या पोटेशियम सॉल्ट बनाना है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। तो एक बात मैं यहाँ पर एक और बात भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप देखो हम हर जगह 2 ही ले रहे थे। शुरू में हमने 2 मोल लिए सॉल्ट के, उसको 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो बनता है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं। अगर यहाँ पर एक ही फ्री रेडिकल होता तो वो किसके साथ कंबाइन करता, ना करता ना। इसी वजह से हम 2 लेते हैं कि 2 फ्री रेडिकल्स बने तो उन्होंने आपस में कंबाइन किया और एक सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। यहाँ से अगर आप इसको तोड़ो तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको एक जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये मैं बॉन्ड अगर हटा दूँ, ये बॉन्ड मैंने हटा दिया, तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम है, तो ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है यानी ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन सिमेट्रिकल अल्केन है, 4 कार्बन वाला। ओके, तो सेम रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर, कैथोड का रिएक्शन चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ था। कैथोड पर क्या हुआ था कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रोपियोनेट आयन ने जो है लूज़ किए थे एनोड के ऊपर, वो कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये मिल करके हाइड्रोजन गैस H2 प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, ये कैसे बनता है आपको पता है, ये 2OH नेगेटिव सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 सोडियम के साथ 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव विल गिव अस 2NaOH। ठीक है, ये आपको बात होप सो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कैथोड वाली, कैथोड का रिएक्शन सेम रिपीट होगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने उस वक्त समझा भी दिया था जब हमने पोटेशियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी, तब ये मैंने समझाया भी था। यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको। ओके, वैसे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी। तो आप देख सकते हो कि 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किया, H2 प्लस 2OH नेगेटिव, उन 2OH नेगेटिव ने 2Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके 2NaOH बना दिया। ठीक है, एक लास्ट बात करके इस रिएक्शन को यानी इस लेक्चर को हम एंड अप करते हैं। और बात ये है कि ये जो रिएक्शन है आपने देखा था कि अल्केन के साथ हमें बाय प्रोडक्ट्स मिली थी, H2 मिला था, CO2 मिला था। जब हमने पोटेशियम सॉल्ट की करवाई तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो हमें KOH मिला, जब सोडियम सॉल्ट की करवाई तो हमें NaOH मिला। तो होगा क्या कि ये रिएक्शन है, ये जो है साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं इधर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर साइड प्रोडक्ट्स किसी रिएक्शन में हमें ज़्यादा मिलें तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता, इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे रिएक्शन से अवॉइड करें इंडस्ट्रियल स्केल पर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है थोड़ा लिमिटेड एप्लीकेशंस रखता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी इंडस्ट्रियल स्केल पर एप्लीकेशंस नहीं है क्योंकि साइड प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो हम लिखते हैं कि दिस रिएक्शन हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशंस एज इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स। वो साइड प्रोडक्ट्स क्या हैं, 3 साइड प्रोडक्ट्स मैंने गिनवाई आपको, एक H2, एक CO2 और तीसरी थी NaOH और KOH। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारा अब लेक्चर ख़त्म हो गया। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इन्जॉय किया होगा आपने, चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है, आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। तो अगले प्रिपरेशन के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।